गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है टेलर का महाद्वीप और महासागरों के जो उत्पत्तियों से संबंधित सिद्धांत की बात करेंगे, जिसमें है टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो टेलर महोदय थे, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। BF टेलर महोदय थे। महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति से एक सिद्धांत आया था, स्थायित्व के विपरीत आवाज़ उठाकर संकुचन सिद्धांत दिया था। उसकी इन्होंने खिलाफत की थी, विरोध किया था, और उसके बाद इन्होंने महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए एक नई विचारधारा प्रदान की थी, या नई विचारधारा का प्रतिपादन किया था, जिसको महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, कब दिया था? 1908 में। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था 1908 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था, परंतु उसका जो प्रकाशन था, प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में। टेलर महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना के प्रतिपादक माने जाते हैं। उससे पहले एक संकुचन सिद्धांत आया था, उसकी टेलर महोदय ने खिलाफत की और अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसको 1908 में दिया था, लेकिन उसका जो प्रकाशन है वह 1910 में हुआ था, और उसका नाम था सिद्धांत का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इस सिद्धांत में टेलर महोदय ने महाद्वीप तथा जो सागर है उसकी उत्पत्ति की जो समस्या थी उसको सुलझाने का प्रयास किया है। देखिए, होता क्या है कि टेलर की जो परिकल्पना थी उसका मुख्य उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टर्शियरी युग के मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। टर्शियरी युग के मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। जो टेलर महोदय थे, इनका इस परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि टर्शियरी युग के जो मोड़दार पर्वत थे उनकी व्याख्या करना, कि जो टर्शियरी पर्वत हैं उनकी व्याख्या करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, एक मुख्य समस्या एक और थी, टेलर महोदय के साथ मुख्य समस्या एक और थी। आपने टर्शियरी युग के जो मोड़दार पर्वत सुने होंगे, रॉकीज और एंडीज, इनका विस्तार किधर से पाया जाता है? उत्तर से दक्षिण, सही है। लेकिन हिमालय है, आल्प्स, जितने भी पर्वत हैं इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम पाया जाता है। यह भी एक मुख्य समस्या थी कि इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण क्यों पाया जाता है, इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्यों पाया जाता है। इस समस्या को भी वह सुलझाना चाहते थे कि ऐसा क्या था कि इनके जो विस्तार है उसमें अंतर पाया जाता है, इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण और इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम क्यों पाया जाता है। टर्शियरी युग के समय उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना था। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज उत्तर से दक्षिण दिशा में फैलाव क्यों पाया जाता है? एल्पाइन है, एल्पाइन में आल्प्स है, काकेसस है, हिमालय है, ये सब किस में आते हैं? एल्पाइन पर्वतों में आते हैं। इन पर्वतों का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में, इनका विस्तार क्यों पाया जाता है? इनके विस्तार की समस्या को भी टेलर महोदय हल करना चाहते थे, और टेलर महोदय के सामने मुख्य समस्या यही थी कि इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण पाया जाता है, जबकि जो एल्पाइन हैं जैसे में हिमालय, आल्प्स, इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम में पाया जाता है। इस समस्या को भी वो हल करना चाहते थे। मुख्य समस्या उनके सामने यही थी कि टर्शियरी युग के जो मोड़दार पर्वत हैं उनका विस्तार अलग अलग क्यों पाया जाता है। अगर रॉकीज एंडीज पूर्व से पश्चिम है तो एल्पाइन वाले भी किधर से होने चाहिए? उत्तर से दक्षिण है तो वो भी उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। इन सभी समस्याओं का क्या चाहते थे? टेलर महोदय हल चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सिद्धांत शुभारंभ किया। कब किया? क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस, उन्होंने अपने जो सिद्धांत था उसका शुभारंभ कब किया? क्रिटेशियस युग से उन्होंने अपनी सिद्धांत का आरंभ किया।
और उस समय मुख्य रूप से क्या थे, 2 स्थल भाग थे। स्थल भाग क्या थे, देखिए उससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक स्थल भाग था, एक ही जलीय भाग था। स्थल भाग पेंजिया और जलीय भाग पेंथालासा, लेकिन इसके 2 टुकड़े हुए थे, याद है? जाओ थोड़ी सी पीछे वाली क्लासों में। एक था लारेशिया, दूसरा था गोंडवानालैंड। उत्तरी भाग को हम बोलते हैं लारेशिया और दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं गोंडवाना। लेकिन क्रिटेशियस युग में दोनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। ये तो क्या है हमारा लारेशिया उत्तरी ध्रुव के पास और दक्षिणी ध्रुव के पास क्या आ जाएगा, गोंडवाना। सही है। पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, या हम कह सकते हैं प्रारंभ की अगर हम बात करें, एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। महाद्वीप था उसको पेंजिया के नाम से जानते थे, स्थल भाग था उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता है, और जो सागरीय भाग था उसको पेंथालासा कहा जाता था। इन्हीं के मध्य टेती सागर था, धीरे धीरे नदियाँ अवसाद से उसको भरती गई थी। तो उत्तरी भाग लारेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड। क्रिटेशियस जब युग था तो ये दोनों भूखंड अलग अलग थे। सही है। क्रिटेशियस युग में जो हमारा स्थल भाग था वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था। उत्तरी भाग हम क्या कहेंगे, उत्तरी भाग को लारेशिया उत्तरी ध्रुव के पास, और दक्षिणी दूसरा था हमारा गोंडवानालैंड, यह क्या था, दक्षिणी ध्रुव के पास। लारेशिया कहाँ था, उत्तरी ध्रुव के पास, और गोंडवाना था दक्षिणी ध्रुव के पास। सही है। आगे इन्होंने कहा कि इस परिकल्पना के अनुसार, देखिए इन्होंने एक परिकल्पना बनाई। उन्होंने कहा, देखिए आप सभी जानते हैं सियाल सीमानीफ है, उससे किसकी उत्पत्ति हुई है, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। तो जो सियाल है, महाद्वीप किसके बने हुए हैं, सियाल के। महाद्वीप किसके बने हुए हैं, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। जो महाद्वीप हैं वो किसके बने हुए हैं, सियाल के। और जो महासागर उनमें सियाल नहीं पाया जाता। सियाल किस पर तैर रहा है, सीमा पर। सियाल तैर किस पे रहा है, सीमा पर। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उस परिकल्पना में एक चीज़ बताई थी कि जो महाद्वीप है वो किससे बने हुए हैं, सियाल से बने हुए हैं, और महासागर हैं हम कह सकते हैं मुख्य रूप से सीमा से बने हुए हैं, क्योंकि महासागर सियाल से नहीं बने हुए, क्योंकि सियाल की जो गहराई है कम पाई जाती है, सीमा है महासागर। इन्होंने कहा कि महाद्वीप सियाल से तथा महासागर सीमा से निर्मित है, और सियाल किस पर तैर रहा है, सीमा पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं सियाल ऊपरी परत है, सीमा उसकी निचली परत है। सियाल ऊपरी परत है और सीमा उसकी निचली परत है। दूसरा इन्होंने कहा कि इन भूखंडों का जो प्रवाह है, भूखंडों का जो प्रवाह है विषुवत रेखा तथा पश्चिम की ओर बताया गया, कि उनका ऐसा मानना था कि जितने भी हमारे स्थलखंड हैं ये प्रवाह कर रही हैं। किधर कर रहे हैं, एक तो पश्चिम की ओर कर रहे हैं, दूसरा विषुवत रेखा की ओर कर रहे हैं। दोनों पश्चिम की ओर भी बढ़ रहे हैं और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा की तरफ भी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास क्या है, लारेशिया है, दक्षिणी ध्रुव के पास क्या है, गोंडवानालैंड है, भूमध्य रेखा कहाँ है, बीच में है। तो इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप का जो प्रवाह हो रहा है वह 2 दिशाओं में हो रहा है। एक तो किधर है, वेस्ट पश्चिम की ओर, सही है, दूसरा है भूमध्य रेखा की ओर, कि महाद्वीपों का जो प्रवाह है वह 2 दिशाओं में होता है। एक तो होता है पश्चिम की ओर, दूसरा होता है भूमध्य रेखा की ओर। तो इन्होंने कहा कि पश्चिम की ओर प्रवाह बताया, कारण बताया उन्होंने कि स्थल भाग का जो प्रवाह का जो मुख्य कारण था वो क्या था, ज्वारीय बल। उन्होंने मुख्य कारण बताया कि जो स्थल भाग हैं वो प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं पश्चिम की ओर, भूमध्य रेखा की ओर। कारण क्या है, ज्वारीय बल। इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई वो कब हुई थी, क्रिटेशियस युग में। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तब कब हुई थी, क्रिटेशियस युग में हुई थी, और उस समय चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट था, और उसके ज्वारीय बल के कारण जो स्थल भाग थे वो पश्चिम की ओर और भूमध्य रेखा की ओर क्या हुए, प्रवाहित हुए। इस शक्ति के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति में काफ़ी वृद्धि हो गई, और साथ ही ज्वारीय बल लगा। ज्वारीय बल लगने से स्थल भाग जो ध्रुव के पास थे वो कहाँ आ गए, भूमध्य रेखा के पास। जो स्थल भाग थे वो स्थल भाग ध्रुव की ओर से कहाँ स्थानांतरित होना प्रारंभ हो गई। स्थल भागों का स्थानांतरण प्रवाहित होने लगा पश्चिम की ओर और दूसरा किधर, भूमध्य रेखा की ओर। 2 तरह से
स्थानांतरण हुआ, एक हुआ पश्चिम की ओर, दूसरा किधर हुआ भूमध्य रेखा की ओर। देखिए कारण क्या था कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो भी कौन से युग में मानी जाती है, जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो भी क्रिटेशियस युग में मानी जाती है। चंद्रमा की उत्पत्ति जब हुई जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम थी, पृथ्वी उतनी ही तीव्र गति से परिभ्रमण करती थी। दूसरा कारण क्या था, ज्वारीय बल अधिक लग रहा था, तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी अधिक थी। तो उस समय क्या था, प्रवाह दो कारणों से हो रहा था, एक तो पश्चिम में हो रहा था, दूसरा किधर हो रहा था, भूमध्य रेखा की ओर हो रहा था। तो इन्होंने बताया कि दोनों दिशाओं में जो शक्ति थी वो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति थी। उस ज्वारीय शक्ति के कारण ही क्या हुआ, इन महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, एक पश्चिम की ओर हुआ और दूसरा किधर हुआ, भूमध्य रेखा की ओर हुआ। यह प्रवाह उत्तरी ध्रुव में अर्य दिशा में हुआ और उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव पैदा हुआ, जिसके कारण स्थल भाग का प्रवाह के साथ साथ क्या होगा, विभंजन हो गया, टूट गया। और इस खिंचाव तथा विभंजन के फलस्वरूप आपने देखा होगा बैफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर, डेविस जल डमरू मध्य की रचना हुई। जैसे ही लारेशिया का विभाजन हुआ, बैफिन की खाड़ी आप सभी जानते हैं, बैफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और किसके बीच है, उत्तरी अमेरिका के बीच। बैफिन की खाड़ी, लैब्राडोर की धारा, उसी के पास से लैब्राडोर की धारा आती है, डेविस जल डमरू मध्य, वो सब कहाँ है, इसी भाग में। कह सकते हैं इस भाग के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। ग्रीनलैंड अलग हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका अलग हो गया। क्यों, क्योंकि प्रवाह किधर हो रहा था, पश्चिम की ओर, दूसरा किधर हो रहा था, भूमध्य रेखा की ओर। इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड में भी क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर इसका भी प्रवाह हुआ, दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर इसका भी प्रवाह हुआ तथा यह भी कई भागों में टूट गया, विभंजन हुआ, जिसके कारण यह भी कई भागों में टूट गया। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, एंटार्क्टिका अलग हो गया, नीचे का कुछ भाग इधर ही बच गया, एंटार्क्टिका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, रास सागर का निर्माण हुआ और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर किसका निर्माण हो गया, रास सागर का निर्माण हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड तथा जो साइबेरिया है उसके बीच में आर्कटिक बेसिन का निर्माण लारेशिया का भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह होने के कारण हुआ। और एक चीज़ और आती है कि एंटार्क्टिका और हिंद महासागर का जो निर्माण था, दक्षिणी एंटार्क्टिका और हिंद महासागर का जो निर्माण था वो महाद्वीपों के बीच जो खाली स्थान था उसमें जल भर जाने के कारण किसका निर्माण हुआ, हिंद महासागर का निर्माण हुआ। टेलर महोदय का ऐसा मानना था कि प्रवाह के समय की अगर हम बात करें, जहाँ भी अवरोध उत्पन्न हो गया वहाँ पर स्थल भाग के रूप में प्रवाहित हुआ और अग्रभाग में पर्वतों तथा द्वीपीय चापों का निर्माण हो गया, जैसे हिमालय है, काकेशस है, आल्पस है, इन श्रेणियों का निर्माण हुआ। लारेशिया तथा गोंडवाना लैंडों का ध्रुवों की ओर की तरफ से विषुवत रेखा की ओर क्या हुआ, उनका प्रवाह हुआ। कि जैसे ही प्रवाह हो रहा था लेकिन जहाँ भी अवरोध उत्पन्न हुआ वहाँ क्या हो गई, पर्वतों की उत्पत्ति हो गई। अब जैसे लारेशिया का विभाजन हुआ, इधर ग्रीनलैंड टूट गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बना, इससे उत्तरी अमेरिका बना, बैफिन की खाड़ी बनी, लैब्राडोर बना, जल डमरू मध्य बना। उत्तरी अमेरिका में आपने देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका की जो स्थिति है, जैसे ही इधर प्रवाह हुआ था, जैसे ही प्रवाह रुक गया तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, वलित पर्वत है। जैसे ही प्रवाह रुक गया, अवरोध उत्पन्न हो गया, तो इन महाद्वीपों के किनारे किसका निर्माण हो गया, पर्वतों का निर्माण हो गया। यहाँ पर एंडीज है, राकीज है और नीचे एंडीज है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी भाग में है, लारेशिया का विभाजन हुआ, टूट भी गया, भूमध्य रेखा की ओर भी आया, पश्चिम की ओर भी प्रवाहित हो गया। लेकिन जैसे ही प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हुआ, किसकी उत्पत्ति हो गई, ऐसे क्षेत्रों में वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो गई, राकीज, एंडीज, इन सभी पर्वतों की उत्पत्ति यहाँ पर हो गई। दूसरा अगर इसकी बात करें, एंटार्क्टिका भाग नीचे रह गया, ऑस्ट्रेलिया इधर रह गया, उसके चारों तरफ राज सागर हो गया। लेकिन अगर हम हिंद महासागर की बात करें, भूखंड उत्तर की ओर खिसक गया, लेकिन जहाँ भी खाली स्थान बच गया उसमें जल भर जाने से किसकी उत्पत्ति हो गई, हिंद महासागर की उत्पत्ति हो गई। ये था टेलर महोदय ने क्या कर दिया, प्रवाह के माध्यम से महाद्वीपों का उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति कर दी। अब हम बात करेंगे किसकी करेंगे, इसकी आलोचना की, कि कौन से कारण थे जिसके कारण यह जो हमारा सिद्धांत है वह हमारी सभी मान्यताओं पर खरा नहीं उतरता है, कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। देखिए, सबसे पहले टेलर महोदय का उद्देश्य क्या था, टर्सरी युग के मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। सही है, मोड़दार पर्वतों की उन्होंने व्याख्या कर दी, पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ इसलिए अवरोध उत्पन्न हो गया, राकीज और एंडीज की उत्पत्ति हो गई। सही है। दूसरा इन्होंने कहा कि महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह भी इन्होंने करवा दिया।
निश्चय ही पर्वतों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि इन बनावटों के लिए कुछ क्षैतिज गति का होना भी आवश्यक था। ऐसा मानना था कि 32 से 64 किलोमीटर का स्थानांतरण इस समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। टेलर मोदे का ऐसा मानना था कि जो महाद्वीपीय प्रवाह हो रहा है 32 से 64 किलोमीटर की गति से उसका स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन क्या इस गति से स्थानांतरण हो तो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। दूसरा कारण सुनिए, टेलर ने हजारों किलोमीटर तक इसका प्रवाह बताया। दूसरा कारण भी कि यदि क्रिटेशियस युग में क्या हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। यदि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति से क्या हुआ, क्रिटेशियस युग के पर्वतों का निर्माण हुआ, टर्शरी युग के पर्वतों का निर्माण हुआ। यदि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और इस चंद्रमा की उत्पत्ति की ज्वारीय शक्ति के कारण टर्शरी युग में क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, तो उससे पहले जो पर्वत बने थे उनके बारे में बताइए भाई। उससे पहले के जो पर्वत हैं उनके बारे में बताइए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मान ली टर्शरी युग के पर्वतों का जो निर्माण हुआ वो क्रिटेशियस युग में जो चंद्रमा थी उसके ज्वारीय बल के कारण उसका निर्माण हो गया, लेकिन उससे पहले के जो पर्वत हमारे पास विद्यमान हैं उनकी उत्पत्ति बताइए कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। सेकेंड, इस बारे में जो टेलर महोदय है वो प्रकाश नहीं डाल पाए कि उनसे पहले की जो पर्वत थे उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। दूसरी बात करते हैं, यदि ज्वारीय शक्ति से महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह होता है, स्थानांतरण हो सकता है, तो यह शक्ति पृथ्वी की परिभ्रमण गति को रोक भी सकती है। कि इतनी अधिक ज्वारीय बल है जिसके कारण महाद्वीप प्रवाह कर सकते हैं, महासागर प्रवाह कर सकते हैं। तो जो ज्वारीय बल है तो उस ज्वारीय शक्ति के कारण क्या हो सकती है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति रुक भी सकती है, लेकिन वो तो नहीं रुकी। कारण बताइए क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और 1 वर्ष के भीतर ही पृथ्वी परिभ्रमण करना क्या कर देती, बंद कर देती। एक होम्स महोदय थे, उन्होंने समय सिद्धांत दिया था। उनका ऐसा मानना था, न तो ज्वारीय शक्ति से न ही किसी भारी शक्ति से महाद्वीपों में प्रवाह लाया जा सकता है। किसी भी शक्ति से महाद्वीपों में प्रवाह नहीं लाया जा सकता है, न तो ज्वारीय बल से और न ही किसी बाह्य शक्ति से महाद्वीपों में प्रवाह नहीं लाया जा सकता। उनका मानना था कि महाद्वीपों में जो प्रवाह होगा महाद्वीपों की आंतरिक शक्ति के कारण होगा, कि बाह्य शक्ति से किसी भी प्रकार का प्रवाह नहीं लाया जा सकता है। जो भी प्रवाह होगा वो किस प्रकार का होगा, महाद्वीपों की आंतरिक शक्ति के माध्यम से वह प्रवाह हो सकता है। तो यह जो शक्ति है वह कहाँ से आनी चाहिए, महाद्वीपों के अंदर से आनी चाहिए, भीतर से आनी चाहिए। तो टेलर का यह मत तो यद्यपि हम कह सकते हैं मान्य नहीं है, लेकिन उनकी इस परिकल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी थे विद्वान उनके लिए उन्होंने एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया था। दूसरा ये था, उन्होंने जो संकुचन सिद्धांत थी उसकी खिलाफत की थी और एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया था, जिसके कारण टेलर महोदय का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसको बहुत अधिक उस समय मान्यता मिली थी। आज का टॉपिक यहीं 2-3 कारण थे जिसके कारण उस सिद्धांत को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिली थी। एक तो जो ज्वारीय शक्ति इतनी अधिक थी तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति रुक जानी चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं क्रिटेशियस युग में अगर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति से ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ जिसके कारण क्रिटेशियस युग के मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई, लेकिन उससे पहले जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उनके बारे में आप क्या कहेंगे। इन सभी चीज़ों का जो आंसर है वो टेलर महोदय ने नहीं दिया। एक लास्ट बात और थी इसमें कि होम्स महोदय थे, उन्होंने कहा कि न तो ज्वारीय शक्ति से न ही किसी बाह्य शक्ति के कारण महाद्वीप प्रवाह कर सकते हैं। एक ही शक्ति है वह महाद्वीपों के भीतर होती है, उसके कारण क्या कर सकते हैं, महाद्वीप प्रवाह कर सकते हैं। तो ये जितनी भी समस्याएं थी इन सभी का आंसर देने में टेलर महोदय कहीं ना कहीं असमर्थ रहे और उनके इस सिद्धांत को काफ़ी समय तक इसलिए मान्यता मिली क्योंकि उन्होंने संकुचन सिद्धांत की खिलाफत की थी। और दूसरा रीज़न ये था, एक आने वाले जो विद्वान थे उनके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया था, इसलिए इस विचारधारा को उस समय अधिक मान्यता प्राप्त हुई थी। ये था हमारा टेलर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। 1908 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था। आज के लिए इतना ही। टेलर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया था, सही है, और उसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। सेकंड, जो महाद्वीपीय प्रवाह हुआ कौन सी 2 दिशाओं में हुआ, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। कोई एक आलोचना बताएंगे कि होम्स के अनुसार क्या था, या चंद्रमा की उत्पत्ति कौन सी युग में हुई थी, ठीक है, और नवीन वलित मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति किस युग से मानी जाती है। इन सभी क्वेश्चंस का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।